the ideas of development. The third point of idea of development is modernization associated with the idea of growth, material progress and scientific development. डेवलपमेंट का मतलब मॉडर्नाइजेशन होता है, डेवलपमेंट का मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट का मतलब मटेरियल प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट का मतलब आइडियाज ऑफ ग्रोथ होता है। ये तो हम डेवलपमेंट के व्यूज पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट के पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं द आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली इंडिया के आज़ाद होने के बाद में हमारे पास में दो मॉडल थे डेवलपमेंट के। पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल यूरोप और अमेरिका का, दूसरा मॉडल था हमारे पास में सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर का। तो इन दोनों मॉडल में से किसी एक डेवलपमेंट मॉडल को हमको चूज करना था, ये हमारे सामने ऑप्शन था। आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आज़ादी के बाद में डेवलपमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, खासकर इंडिया एक पुअर कंट्री था, मिडिल क्लास बहुत गरीब था, जॉब नहीं था, इलिटरेसी थी। तो ऐसे के अंदर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करना, लैंड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसको भी हमने डेवलपमेंट के आइडियाज में लिया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पॉइंट है प्लानिंग। A section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. It was called Bombay Plan. Before freedom, हमारे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, टाटा, बिरला, बजाज, बांगड़, मफतलाल, किर्लोस्कर, सिंघानिया, इन सब लोगों ने एक बॉम्बे के अंदर एक मीटिंग की 1944 में, और इंडियन गवर्नमेंट के सामने बिफोर फ्रीडम, खासकर कांग्रेस के सामने एक प्रपोजल रखा कि किस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस करनी चाहिए, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी कंट्री के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी उन्होंने गवर्नमेंट को। इसको हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं। इस बॉम्बे प्लान को गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लिया, और आगे आने वाले टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया कि कौन कौन से सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया। ये प्लानिंग कमीशन बना 15 मार्च 1950 को न्यू दिल्ली के अंदर, और इसके चेयरमैन थे खुद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि उसका चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट पूरा हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, द अर्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट आफ्टर फ्रीडम हमारे पास में सोशलिस्ट मॉडल था यूएसएसआर का और कैपिटलिस्ट मॉडल था यूएसए का। उन दोनों में से किसी एक को चुनना था। तो हमने पूरी तरह से यूएसए का भी मॉडल नहीं अडॉप्ट किया और यूएसएसआर का मॉडल भी अडॉप्ट नहीं किया। हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन हमने यूएसएसआर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5 ईयर प्लानिंग्स, वो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया। यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लानिंग ली। 5 ईयर प्लानिंग का मतलब होता है कि बहुत सिंपल आइडिया है, गवर्नमेंट प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट दैट हैज प्लान फॉर इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। गवर्नमेंट इनकम का और एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा बनाती है, प्रपोजल बनाती है। अगले 5 साल में किस सेक्टर में ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, उसके लिए एक बहुत प्लानिंग की जाती है। इसी को 5 ईयर प्लानिंग बोला जाता है। तो 5 ईयर प्लानिंग के बारे में और हम थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 के बीच में स्टार्ट हुआ, और इसके इकोनॉमिक्स थे के.एन. राज। और ये किस सेक्टर में था? जस्ट आफ्टर फ्रीडम हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा एक फर्टाइल एरिया पाकिस्तान के अंदर चला गया, हमारी 5 रिवर्स पाकिस्तान के अंदर चली गई, और एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा लॉस हमारी कंट्री को भुगतना पड़ा। तो इसीलिए जस्ट आफ्टर फ्रीडम सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर का ही डेवलपमेंट किया जाएगा इन 5 इयर्स के अंदर। हालांकि और सेक्टर का भी डेवलपमेंट होगा, बट पर्टिकुलर एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग 1951 से 56 के बीच में स्टार्ट हुआ। इकोनॉमिस्ट थे के.एन. राज। इस 5 इयर्स के अंदर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के साथ साथ में डैम्स और इरिगेशन के ऊपर भी बहुत सीरियसली ध्यान दिया और उनका भी डेवलपमेंट किया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड 5 ईयर प्लान, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 में स्टार्ट हुआ और 60 में वो खत्म हुआ। इकोनॉमिस्ट थे पीसी मेलानोबिस। इन्होंने गवर्नमेंट को ये एक तरह से ये एडवाइस दी थी, या सारा ये जो ड्राफ्ट बना था सेकंड 5 ईयर प्लान, वो पीसी मेलानोबिस ने गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। ये था हैवी इंडस्ट्रीज। अब पहले 5 साल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो चुका था इंडिया के अंदर,
अब बाद में के 5 सालों के अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किया, खासकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने प्रमोट किया। हमने बिग इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खासकर ज़्यादा ध्यान दिया। इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो फॉरेन टेक्नोलॉजी को परचेज करने के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया। एक तरफ हम 5 ईयर प्लानिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारी कंट्री के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, विच सेक्टर शुड बी डेवलप फर्स्ट, कि कौन से सेक्टर को पहले डेवलप किया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि सबसे पहले आज़ाद होते ही हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें, कुछ ऐसे लीडर्स थे चाहते थे सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक J.C. कुमारप्पा प्रपोज एन अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट दैट बी ग्रेटर एम्फेसिस ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक J.C. कुमारप्पा थे, वो गांधी फिलॉसफी में बिलीव करते थे। वो चाहते थे सबसे पहले रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यानी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को पहले प्रमोट करना चाहते थे। ये कंट्रोवर्सी यानी एक तरह से उस जमाने में विवाद चल रहा था। दूसरे लीडर थे चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस के लीडर थे। वो पहले कांग्रेस के अंदर थे, बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय लोक दल। वो चाहते थे एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। उनकी बात में वजन भी था। इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान क्यों देना चाहिए, उसके ऊपर बहुत से रीज़न भी हैं, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि वाई एग्रीकल्चर इज़ इम्पोर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ ए बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमिक्स के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी इंडिया की जस्ट आफ्टर फ्रीडम 80 से 90% पॉपुलेशन एक तरह से एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व थी, और एक बड़ा जॉब सेक्टर था, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, तो उसका डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी था। दूसरा, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है आज भी और जस्ट आफ्टर फ्रीडम के बाद भी, उनको रॉ मटेरियल कहाँ से, एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। अब उसके बाद में पढ़ेंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जस्ट आफ्टर फ्रीडम मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी गवर्नमेंट के सामने 2 मॉडल थे, एक कैपिटलिस्ट मॉडल यूएसए का और दूसरा सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर का। लेकिन जो कैपिटलिस्ट मॉडल था यूएसए का, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत पावरफुल था और कंज्यूमर्स और मिडिल क्लास का एक्सप्लॉयटेशन होने की पॉसिबिलिटी थी। एक गरीब आदमी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो सकता था, तो पूरी तरह से हम कैपिटलिस्ट मॉडल को नहीं अडॉप्ट कर सकते थे। दूसरा सोशलिस्ट मॉडल, ये यूएसएसआर का मॉडल था, लेकिन हमने इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई राइट्स नहीं थे, टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था, ऊपर से लेस राइट्स थे। तो हमने इन दोनों मॉडल्स को रिजेक्ट किया। और जो थर्ड मॉडल हमने अडॉप्ट किया वो किया मिक्स इकोनॉमी। कुछ पॉइंट्स हमने कैपिटलिस्ट मॉडल के लिए, कुछ पॉइंट हमने सोशलिस्ट मॉडल के लिए, और हमने एक मिक्स इकोनॉमी बनाई। मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए। द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड, यानी एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों के अंदर दिया जाएगा। दूसरा, स्टेट कंट्रोल हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलेटर ट्रेड, यानी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में हैवी इंडस्ट्रीज रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, ट्रेड रखा। और आज भी आप जानते हैं कि रेलवे गवर्नमेंट के अंडर में ही है और ये प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं दिया गया। हालांकि आजकल इसकी बातें चल रही है कि प्राइवेट सेक्टर में रेलवे जाएगा, लेकिन उस जमाने के अंदर रेलवे को एक इंडस्ट्री मान के, हैवी इंडस्ट्री मान के गवर्नमेंट ने अपने हाथों के अंदर ही रखा था। तो इस तरह से ये हमारे इंडिया के अंदर प्लानिंग का डेवलपमेंट था। इस तरह से आज़ाद होने के बाद में हमारी कंट्री ने स्टेप बाय स्टेप हर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट किया। लेकिन ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम थे, इसका क्या आउटकम निकला, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मेजर आउटकम्स, फाउंडेशन, some of the largest development projects in Indian history were undertaken during this period. These include mega dams like Bhakra Nangal, Hirakund for irrigation, power generation, some of the heavy industries in the public sector, steel plant, oil refineries, manufacturing units, infrastructure for transport, communication and defense protection etc. were started during this period. आफ्टर फ्रीडम जब हमने 5 ईयर प्लानिंग्स की और उसके बाद में भी हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ में हैवी इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान दिया, खासकर एग्रीकल्चर के अंदर हमने डैम बनाया। हमारे जवाहरलाल नेहरू डैम्स को मॉडर्न टेम्पल बोला करते थे और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जब एक डैम बनता है, फार्मर्स को इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है, आम आदमी को पीने के लिए पानी मिलता है, और सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज चलती है। तो डैम्स का बड़ा इंपॉर्टेंस था और इस सेक्टर के अंदर हमने अच्छी खासी प्रोग्रेस की। उसके साथ में ऑयल रिफाइनरीज, आसाम में, गुजरात में हमने ऑयल रिफाइनरीज के अंदर भी अच्छा प्रोग्रेस किया।
कम्युनिकेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सभी सेक्टर के अंदर हमने अच्छा प्रोग्रेस किया। डिफेंस के अंदर भी हमने अच्छा प्रोग्रेस किया। कंट्रीज़ के अंदर बड़ी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ खुली जिसमें हमारे प्रोडक्शन हुआ और डिफेंस का सामान हम खुद ही बनाने लगे, क्योंकि बहुत सा हमको सामान बाहर से खरीदना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स। जस्ट आफ्टर फ्रीडम हमारी कंट्रीज़ के अंदर एक बहुत बड़ा लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस ज़माने के अंदर एक ज़मींदारी सिस्टम चला करता था। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था, गाँव के अंदर खासकर विलेज के अंदर एक पावरफुल लैंडलॉर्ड क्लास था जिसके पास में मैक्सिमम लैंड हुआ करती थी, और उसी गाँव के अंदर लेबर और साथ में फार्मर्स, पुअर लोग भी रहते थे जिनको कोई भी राइट नहीं था उसके ऊपर एग्रीकल्चर करने का, और इन लोगों की एक तरह से मोनोपोली थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। इस छोटे छोटे जो पैचेस ऑफ लैंड थे उसको कंबाइंड किया। ST SC जो अपना पिछड़ा वर्ग था, गवर्नमेंट ने उनको कुछ ज़मीनें भी अलॉट की। आपने भूदान या यज्ञ पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, भूदान विनोबा भावे। तो इस तरह से ज़मीनों को अलॉट भी किया गया गरीब लोगों को, गवर्नमेंट ने भी स्ट्रिक्टली अलॉट किया गया, और धीरे धीरे से ये ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा चेंज था। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ उसका सबसे बड़ा नतीजा निकला इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन। हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत प्रोग्रेस करने लगे। फूड ग्रेन्स के अंदर हमने अच्छी प्रोग्रेस की, राइस, व्हीट, कॉटन, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ने प्रोग्रेस की। गवर्नमेंट ने फार्मर्स को HYV सीड्स, हाई एल्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किए, जिससे साल में 2 की जगह 3 फसलें आने लगी। बेटर फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेटर इरिगेशन ये प्रोवाइड करने लगे। ऊपर से गवर्नमेंट फार्मर्स को लोन देने लगी, सब्सिडी देने लगी, और गवर्नमेंट ने लोगों को गारंटी भी दी। द गवर्नमेंट गिव ऑल्सो ए गारंटी टू बाय द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स एट ए गिवन प्राइस। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की प्रोटेक्शन को परचेस करने के लिए भी एक गारंटी दी। आपने PDS सिस्टम 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। दिस वॉज द बिगिनिंग व्हाट वॉज कॉल्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन, और इस तरह से हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। तो ये सेकंड लास्ट पॉइंट है। अब लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे लेटर डेवलपमेंट। नेहरू जी की डेथ के बाद में इंदिरा गांधी एक पॉपुलर लीडर बन के उभरे, और उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया, और आगे जाके उन्होंने जो है 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। जो 14 प्राइवेट बैंक थे उनको अंडरटेकिंग में लेके एक तरह से गवर्नमेंट के अंडर में ला दिया, और बहुत सारे पुअर प्रोग्राम, जो गरीब लोग थे उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, आपने सुना होगा 1917 के इलेक्शन के टाइम पे। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में, प्लानिंग के साथ साथ में कंट्री के अंदर हर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत इजी चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको बता देता हूँ वेरी वेरी शॉर्ट के अंदर। आपको 8th, 11th, 14, 15, 19, 21, 32, 36 ये आपको एग्जाम ID की हेल्प लेके आप कर सकते हो। NCERT की भी हेल्प ले सकते हो, लेकिन एग्जाम ID के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। वेरी शॉर्ट के अंदर 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 10th, 14। शॉर्ट के अंदर 1st, 2nd, 4th, 6th। लॉन्ग के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन और HOT के अंदर 4th वाला क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बार वापस मैं आपको इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन, पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन का मतलब पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल डिसीजन बाय अवर लीडर। सेकंड पॉइंट, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे आइडिया के डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि हमने कौन कौन से वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड थे डेवलपमेंट के उनको हमने कैसे अपनी कंट्री में यूज़ किया, लेकिन उसके कुछ माइनस पॉइंट भी थे। किस तरह से हमने आइडिया के नए नए प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके कैसे कंट्री में प्रोग्रेस किया। फिर उसके बाद में प्लानिंग के अंदर आप बॉम्बे प्लान आपको पढ़ाया गया, प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ वो बताया गया। अर्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हमने USSR से 5 ईयर प्लानिंग ली। फिर उसके बाद में फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के बारे में बताया जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी 51 से 56। सेकंड 56 से 60 के बीच में सेकंड 5 ईयर प्लानिंग्स थी जो कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड थी। फिर उसके बाद में की कंट्रोवर्सी, कुछ लोग एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट चाहते थे, कुछ चाहते थे अपने जो इंडस्ट्रीज़ है उनका डेवलपमेंट हो, उनके बारे में बताया। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिया ने न तो कैपिटलिस्ट मॉडल को यूज़ किया न सोशलिस्ट मॉडल को यूज़ किया, हमने मिक्स इकोनॉमी को यूज़ किया जिसमें दोनों के कुछ फीचर्स को हमने लिया। मेजर फाउंडेशंस, मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से मेगा डैम्स बने,
किस तरह से लैंड रिफॉर्म हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और कैसे लास्ट में इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज कर दिया। थैंक यू।